प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मैथ्स का जो है यहाँ पर हम पार्ट 4 जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें देखिए हम पार्ट 4 में एक्सरसाइज जो है 13, एक्सरसाइज 14 और एक्सरसाइज 15 इन तीनों एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बार और बात बता दूं कि अगर हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर करे हैं, इससे पहले भी हमने जो पार्ट करवाए हैं उसमें से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हाफ ईयरली में आया है तो आप जो है उस क्वेश्चन को जो है छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली के क्वेश्चन को ईयरली एग्जाम में बहुत कम ही जो है रिपीट किया जाता है, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले ले रहे हैं एक्सरसाइज 3 के 13 के जो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारे पास ज़्यादा प्रश्नावली है 13 में, यानी कि बड़ी प्रश्नावली है, तो क्वेश्चन भी थोड़े इसके ज़्यादा हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है और रुपये 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सिंपली पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर इसको किससे गुणा कर देंगे, हम 7.5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए माना कमरे की लंबाई एल बराबर 5 मीटर है, चौड़ाई बराबर जो है 4 मीटर है और ऊंचाई वो दे रखी है, तो हमने ये मान ली है एच एल बी एच के बराबर, ठीक है। अब कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल देखिए, तो वो कैसे निकालेंगे हम, कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस फर्श का क्षेत्रफल। देखिए नीचे का जो फर्श है उसको तो पुताई करनी नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जो कि क्या होगा, आयत होगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर ये तो आयताकार है, तो यहाँ पर तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे और इधर जो है एल इंटू बी, तो इसको हम इस तरह से सॉल्यूशन कर देंगे। तो सॉल्यूशन करने पर हमारा जो है 74 वर्ग मीटर यहाँ पर आंसर आएगा। तो अतः कमरे की दीवार और छत का क्षेत्रफल कितना है, 74 वर्ग मीटर। तो अतः कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी का जो है वे खर्चा आएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 555 रुपये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से इन विभागों वाली जो है कितनी ईंटें बनाई जा सकती, कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईंट की कुल लंबाई, ये लंबाई ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर एल बी एच इस रूप में है, तो लंबाई ले लेंगे 22.5, चौड़ाई ले लेंगे 10 और एच ले लेंगे 7.5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईंट का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा ये, तो निकालने पर कितना निकलेगा, 0.0375 वर्ग मीटर। यहाँ पर देखिए ये है सेंटीमीटर में और ये है क्षेत्रफल जो किसमें है, वर्ग मीटर में। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में आंसर आया है, तो इसको हम वर्ग मीटर में चेंज कर देंगे। इसके बाद देखिए, इसलिए पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या कैसे होगी, कुल पेंट बटे एक ईंट के लिए पेंट। तो यहाँ पर देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, ये है भाई, कुल पेंट कितना, इतना है, तो और एक ईंट का कितना है, इतना है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार, 100 बार जाएगा, यानी कि इस डिब्बे के पेंट से जो है 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये आपके स्कूल में जो है आपके टीचर ने भी ये क्वेश्चन सोल्व करवा रखे होंगे, तो उन्होंने जिस तरीके से सोल्व करवाया है तो आप उस तरीके से भी इनका सोल्यूशन कर सकते हो। आप यहाँ से ये देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें ऊंचाई दे रखी किसकी, लंबवर्तीय बेलन की, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और बेलन के आधार का व्यास पूछा है। तो व्यास के लिए हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर है। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर देखिए जो कि कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, इधर 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर की जगह r और h की जगह 14। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो r बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अतः बेलन के आधार का व्यास 2 इंटू आर बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई है 120 सेंटीमीटर।
एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए जो है 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम रोलर की त्रिज्या निकालेंगे जो कि 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ग मीटर में जो इसको चेंज कर लेंगे, 100 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 0.42 मीटर आ जाएगा। और लंबाई है 120 सेंटीमीटर, तो इसमें भी हम 100 का भाग देंगे तो 1.2 मीटर ही हमारी लंबाई आ जाएगी। इसके बाद रोलर का बाहरी वक्र का क्षेत्रफल, जो रोलर देखिए रोलर है उसका जो पहिया होगा उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, 2πr/h, क्योंकि उसमें भी वो भी एक तरह से बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 3.168 वर्ग मीटर। तो रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 3.168। अब वो देखिए 500 चक्कर लगा रहा है, तो खेल का मैदान जो कितना होगा, रोलर के 500 चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 500 × 3.168 यानी कि 1584 वर्ग मीटर। तो इस वजह से खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 1584 वर्ग मीटर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो यहाँ पर सिंपली देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, कुएं की आंतरिक त्रिज्या हम निकाल लेंगे। देखिए व्यास दे रखा 3.5, तो आंतरिक त्रिज्या क्या आएगी, 3.5/2, और गहराई यानी कि ऐसे दे रखी है 10 मीटर। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। कुआं भी बेलन के आकार का होता है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 110 वर्ग मीटर, अर्थात कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा, 110 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यहाँ पर पेंट जो है प्लास्टर कराने का वे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 110 को 40 से गुणा कर देंगे, तो 4400 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो देखिए माना शंकु के आधार की त्रिज्या आर मान लेते हैं, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। जब इधर ये मान रख के सोल्व करेंगे तो आर बराबर आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अतः जो है शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद देखिए क्या पूछा है इसने, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πr/r+l से आप इसको निकाल लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, माना तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l है, तो देखिए हम जानते हैं कि l² बराबर क्या होता है, r² प्लस h²। तो यहाँ r² प्लस h² जिनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। इस तरह से l बराबर 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु है तो शंकु का क्षेत्रफल πr/l। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 × 550 बराबर 5500 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दे रखा है पाई बराबर 3.14 लेना है। देखिए यहाँ पर इसने ये जो दे रखा है कि पाई बराबर इतना ही लेना है, तो जब भी देगा वो कि पाई बराबर 3.14 लेना है तभी आपको ये मान लेना है, बाकी अन्यथा सब जगह पर पाई की जगह 22/7 ही आपको यूज में लेना है। देखिए अर्धगोले की त्रिज्या 8-10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। तो इधर मान रख के सोल्व करेंगे तो 942 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये वर्ग प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके
आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे हम। 10.5 में जो है 2 का भाग देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर हमारी इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ पर हम मान रख के सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए 16 रुपये जो है प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर के दर से यहाँ पर कलई करने का वे कितना होगा। देखिए प्रति कितने पर, प्रति इसका मतलब होगा कि जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर पर 16 रुपये ले रहा है, तो इसको हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा 27.72 रुपये, यानी कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का वे कितना आएगा, 27.72 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभागार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर जो है गहरी है। तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पानी की टंकी की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और गहराई यानी कि ऊंचाई दे रखी है। तो पानी की टंकी का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, यानी कि तीनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 135 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर को हम लीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,35,000 लीटर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि पानी की टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बहुत सौ के यहाँ पहले में आया भी होगा ये। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में इतनी मापों वाली एक टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टंकी का क्षेत्रफल आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए टंकी की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और गहराई दे रखी है यानी कि ऊंचाई। तो टंकी का आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800 घन मीटर। तो यहाँ पर देखिए लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा लीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी, 150 लीटर है, इसलिए 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी, 150 को 4000 से गुणा कर देंगे तो इतना लीटर हमारा आ जाएगा। अतः टंकी का कुल पानी जो है प्रयोग में होने में कितने दिन लगेंगे, वो कैसे निकालेंगे। टंकी के कुल आयतन में जो 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है उसका हम भाग दे देंगे, तो इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अतः वहाँ की जो टंकी का पानी वो 3 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोदाम की माप है, इस गोदाम में की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट जो है रखे जा सकते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोदाम का आयतन निकालेंगे और कैरेट का जो है आयतन निकालेंगे। तो देखिए क्या करना है, गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो गोदाम का आयतन यानी कि तीनों को गुणा कर देंगे तो यानी कि 15000 वर्ग मीटर ये आ जाएगा। तथा कैरेट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, इन तीनों को भी गुणा कर देंगे तो कैरेट का आयतन आ जाएगा कितना, 0.9375 घन मीटर। अब देखिए क्या करना है, गोदाम में रखे जा सकने वाले कैरेट कैसे निकालेंगे। टोटल गोदाम के आयतन में कैरेट का आयतन का भाग दे देंगे, ये भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 10,666.67 बार, यानी कि गोदाम में लकड़ी के 10,666 अधिकतम कैरेट जो है रखे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या पूछा है, आधार की त्रिज्या पूछी और बेलन का आयतन पूछा है और दे रखा है पाई बराबर 3.14 लेना है। तो देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसने ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए माना बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। तो ये मान दे रखा है उसने, सॉल्यूशन करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अतः आधार की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए बेलन का आयतन दे रखा है πr²h, इससे निकालेंगे तो पाई की जगह पर 3.14, r² यानी कि 3 × 3 और h की जगह पर 5, इन तीनों को चारों को गुणा करेंगे तो 141.3 घन सेंटीमीटर हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए
प्रतिदिन कितना सूप तैयार होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, बेलनाकार कटोरी की त्रिज्या निकाल लेंगे, r बराबर 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या जाएगी, और कटोरे में भरे गए सूप की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार कटोरे का आयतन निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर, इससे पाई बराबर 22/7, इसको ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 घन सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए देखिए 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन सूप का आयतन कितना होगा, 250 इंटू 154 यानी कि 38,500 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 हमें यूज करना है। क्या दे रखा है, देखिए शंकु का आयतन दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो r बराबर हमारा जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला या गोली है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की जरूरत पड़ेगी घन मिलीमीटर में। तो देखिए कैप्सूल की त्रिज्या निकाल लेंगे, 3.5/2 यानी कि 1.75 मिलीमीटर। तो कैप्सूल को भरने के लिए दवाई का आयतन क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4/3 गोला है तो गोले का आयतन लगाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मान रखकर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22.46 घन मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये हमारे प्रश्नावली 13 के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब प्रश्नावली एक्सरसाइज 4 सांख्यिकी, इसके क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त समूह यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, देखिए इन आंकड़ों के एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि कौन सा रक्त अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक तरफ यहाँ रक्त समूह लिख देना है और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या लिख देनी है। देखिए रक्त समूह इसने 4 तरह के दे रखे, ए बी और ओ, और नीचे लिखेंगे हम कुल योग। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपली हम इसमें गिनेंगे, इनमें गिनेंगे कि ए वाले जो रक्त समूह में कितनी बार आ रहे हैं, तो गिनने पर हमें मिलेगा 9 बार जो है आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या 9। इसके बाद बी वाले को गिनेंगे, इसमें तो बी वाला कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। इसी तरह ए बी को गिनेंगे तो ए बी 3 बार आ रहा है, और इसी तरह ओ जो है 12 बार आ रहा है। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर 30 आ जाएगा। अगर कम आ रहा है, कहीं 30 से कम या ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे इनमें जो है हमने गलती कर दी है। तो ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी हो जाएगी। अब अधिक समूह सामान्य का मतलब होता है कि कौन सा जो रक्त समूह है वो अधिक बार आया। तो अधिक बार देखिए ओ वाला आया है तो ओ अधिक सामान्य है, और ए बी वाला कम आया तो ए बी क्या होगा, विरलतम रक्त समूह होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां इस तरह है, तो 0 और 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, दूरी लिख देंगे इस तरफ किलोमीटर में, मिलान चिन्ह बना लेंगे यानी कि टेली चिन्ह, और इधर लिखेंगे हम इंजीनियरों की संख्या। तो देखिए उसने बोला है कि 0 से 5 वर्ग लेना है, लेकिन इसमें क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 तक गिना जाएगा, 5 को नहीं गिनना है। तो जब हम इनको गिनेंगे तो उस इंजीनियरों की संख्या कितनी आएंगी, 5 आएंगी। और 5 से 10 में देखिए 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है और 10 को नहीं लेना है, यानी कि जो अधिकतम वाला है ये उसको नहीं लेना है, ऊपरी सीमा को। और मिलान चिन्ह कैसे बनाने, सिंपली सी बात है, 5 को हम कैसे मिलाते हैं, 1 2 3 4 डंडे खींचकर एक डंडा इस तरह से कर देते हैं, तो ये हो गया 5 का टेली चिन्ह यानी कि मिलान चिन्ह। इसी तरह से 10 से 15 के बीच में कितने आएंगे, 11 आएंगे, 15 से 20 में 9 आएंगे, 20 से 25 में 1 आएगा और 25 से 30 में 1 आएगा और 30 से 35 में 2 आएंगे और कुल योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है।
इसके बाद देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये है। और यहाँ भी यही बोला है कि 160 से 165, 165 से 170, इस तरह से जो है वर्ग अंतराल लेकर हमें क्या बनाना है, वर्ग ये सारणी बनानी है। तो देखिए सारणी ऊंचाई सेंटीमीटरों में और विद्यार्थियों की संख्या इधर लिख दी हमने। तो यहाँ से देखिए 150 से 55, 55 से 60, 65, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। तो हम 155, 50 से 155 में गिनेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या हमारी 12 आएगी, और 155 से 160 के बीच गिनेंगे तो 9 आएगी, इसमें गिनेंगे तो 14 आएगी, इसमें गिनेंगे तो 10 आएगी, इसमें गिनेंगे तो 5 आएगी, और कुल योग हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस तरह से आप ये सारणी बना सकते हो। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चिताने की संख्या निम्न है, तो ऊपर दिए आंकड़ों से एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चित आने की संख्या और इधर लिख देंगे बारंबारता, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या आ रहा है, 0, 1, 2, 3 यही आ रहे हैं। तो देखिए 0 कितनी बार आएगा, गिन के लिख देंगे, 6 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है यहाँ पर देखिए, अब ये आलेख बनाना है हमें, यानी कि आयत आलेख बनाना है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया और ये आंकड़े प्राप्त किए। इधर कारण लिखे हुए हैं और इधर महिला मृत्यु दर प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमें ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेख के रूप में निरूपित करना है। किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से क्या करना है हमें, ये हमारा ये ग्राफ बनेगा, इस तरफ हम कारण लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, महिला मृत्यु दर। तो यहाँ से देखिए कारण में हमें ये देखिए हम यहाँ पर वर्ग अंतराल लेंगे, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 35 तक लेंगे, क्योंकि हमारा अधिकतम मान कहाँ तक है, 31.8 तक है, तो 35 तक हम ले लेंगे। इसके बाद देखिए हम जनरल स्वास्थ्य अवस्था देखेंगे तो ये 30 पॉइंट पर है, तो इसको इस तरह से बना लेंगे। मानव तंत्रिका इस तरह से बन जाएगा, यानी कि ये टॉप जो है, जैसे हमने मानव तंत्रिका में देखेंगे कि कितना है, यहाँ पर देखो 25.4 है। तो हम ये देखेंगे कि 25 पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा 25.4 ऊपर, ऊपर टॉप पर लेकर इस तरह से ये आए तो आपको बना देना है। इसी तरह से सारे आपको ये करने हैं। इसके बाद देखिए पूछा है उसने कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है। तो सिंपल जिसका जो आयत है ग्राफ बड़ा है, किसका है, जनन स्वास्थ्य अवस्था का, तो यह उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इधर देखिए क्षेत्र दिए गए, इधर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। तो इनका भी एक दंड आलेख हमें बनाना है। तो सिंपल इस तरह से हम ये दंड आलेख बना देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है ये कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीटी गई सीटों के परिणाम दिए गए, इनका भी जो है यहाँ पर दंडालेख बनाना है। तो सिंपल है, इस तरह से ये दंडालेख बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एक्सरसाइज 14 में ही कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ये हमसे पूछा जाता है। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, माध्य के लिए क्या करते हैं, इन सब को जोड़कर और ये कितने हैं उसका भाग दे देते हैं। देखिए प्रेक्षणों के सभी मानों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो इन सब को जोड़ देंगे और उसमें 10 का भाग दे देंगे। तो जोड़ने पर 28 आएगा और 28 में 10 का भाग देंगे तो 2.8 गोल हमारा ये माध्य आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रेक्षण के आरोही क्रम में, क्यों, ये माध्यक के लिए हमें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना पड़ेगा माध्यक निकालने के लिए। तो देखिए बढ़ता हुआ क्रम 0, 1, 2, अगर संख्या रिपीट हो रही है तो हम ऐसे कैसे उसको लिख देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 4 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, हम उस 3 को 4 बार ही लिखेंगे। तो ये लिख दिए। अब देखिए माध्यक 2 तरह से निकाला जाता है, एक तो कि प्रेक्षणों की संख्या सम हो और एक विषम हो। विषम होती है तो क्या होता है, दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ने पर जो बीचों बीच में आती है वो हमारा आंसर होता है। जबकि यहाँ पर देखिए प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो क्या करेंगे, इसलिए माध्य क्या होगा, 5वें और 6ठे नंबर का जो प्रेक्षण है उनके मानों का माध्य होगा। क्यों, ऐसे ये 5वां 6ठा किससे निकाला, ए से, n/2 और n/2 + 1, यानी कि n हमारा 10 है
तो n का आधा क्या होगा 5 होगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 5 वोट छठे नंबर पे जो प्रेक्षण आ रहा है। तो माध्य क्या होगा 1/2 प्लस 5वां प्रेक्षण प्लस 6वां प्रेक्षण। तो 5 वोट छठे नंबर पे 3 3 आ रहा है, यानी कि 3 और 3, तो 3 और 3 6 होगा, 6 का आधा वापस 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो मान सबसे अधिक बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, क्योंकि प्रेक्षण 3 सबसे अधिक यानी कि 4 बार आ रहा है, तो अतः दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक क्या होगा 3 होगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें ये आंकड़े दे रखे हैं और आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इनको दे रखा है। सबसे पहले हम इनको गिन लेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कौन सी सम संख्या है, यानी कि प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या है हमारे पास 10 है, यानी कि सम संख्या है। 10 सम संख्या, इसलिए माध्यक 5वें और छठे नंबर के प्रेक्षणों का माध्य का मान होगा। तो माध्यक बराबर क्या होगा 1/2 प्लस 5वां प्रेक्षण प्लस छठा प्रेक्षण। देखिए माध्यक उसने दे रखा है कितना 63, तो हम माध्यक की जगह 63 लिख देंगे। इसके बाद देखिए और सोल्व करेंगे, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5वां प्रेक्षण कौन सा है x है, और छठा कौन सा x + 2 है। देखिए x में x जोड़ेगा तो 2x आ जाएगा और 2 की जगह 2 आ जाएगा। और इसमें देखिए जब हम इस 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग जाएगा तो x बचेगा, और 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। x का मान निकालना है तो +1 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि 63 में से 1 घटाएंगे तो x बराबर 62 आ जाएगा, अर्थात x का मान कितना आएगा 62 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। इसके बाद देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत सी जगह अर्धवार्षिक में पूछा भी गया है कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी है, वेतन रुपयों में दे रखा है और कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। देखिए कैसे निकालना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे यहाँ वेतन इसको हम XI मानेंगे और ये कर्मचारियों की संख्या A पाई, यानी कि अंतराल यहाँ पर देखिए बारंबार था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर देंगे। देखिए कैसे A/XI निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए 3000 को 16 से गुणा करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, फिर 4000 को 12 से गुणा करेंगे फिर 48,000 आ जाएगा। इस तरह से ये सामने के मानों से गुणा करके इधर लिख देंगे और ये जो गुणा करने पर मान आए उन सबको जोड़ देंगे, यानी कि समेसन A/XI हम निकाल लेंगे। निकाल लिया, निकालने है और सिग्मा A/I भी हमें निकालना, यानी कि टोटल बारंबारताओं की संख्या। तो क्या करेंगे फिर माध्य निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा A/XI बटे सिग्मा A/I, यानी कि इसमें इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5083.33, यानी कि फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारी का माध्य वेतन कितना है 5083.33 है। इसके बाद अब देखिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 15 स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रायिकता। तो इसमें से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन और सबसे सीधी प्रश्नावली प्रायिकता, तो इसको आपको जरूर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपली क्या करना है, उसमें हमें टोटल गेंद कितनी दे रखी है देखिए वो लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कुल गेंदों की संख्या दे रखी है 30, लिख दिया। और गेंदें जिन पर चौका मारा गया वो कितनी है 6 हैं, तो जाहिर सी बात है कि 30 में से 6 घटा देंगे तो वो गेंदें निकलेगी जिन पर चौका नहीं मारा गया, यानी कि इसलिए गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया वो कितनी है 30 - 6 बराबर 24। तो हमें क्या पूछा है चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, P चौका नहीं मारा गया हो तो वे गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया हो 24 बटे और कुल गेंदें यानी कि 30। देखिए यहाँ से 6 से 24 4 बार कटेगा और 6 से 30 5 बार कटेगा और 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, यानी कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता कितनी है 0.8 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े जो है लिख लिए गए हैं। देखिए परिवार में लड़कियों की संख्या, यानी कि 2 परिवार ऐसे हैं यहाँ पर देखिए 475, यानी कि 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की संख्या कितनी है 2 है, और 814 परिवार ऐसे जिनमें लड़कियों की संख्या 1 है, और 211 परिवार ऐसे जिनमें लड़कियों की संख्या 1 भी नहीं है। तो क्या पूछा है हमसे, तो अगर यादृच्छया उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें
2 लड़कियां हों, 1 लड़की हो और कोई लड़की ना हो। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। अभी कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सी बात है। क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि कुल परिवारों की संख्या कितनी है 1500, और परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं तो कितनी है वो 475। इसलिए पी ऑफ 2 लड़कियां, तो 475 में हम 1500 का भाग देंगे तो ये कट जाएंगे 19 बार ऊपर का, और नीचे का ये कट जाएगा 60 बार। तो इस तरह से परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हो उसकी प्रायिकता होगी 19/60। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, 1 लड़की हो, तो परिवारों की संख्या जिसमें 1 लड़की कितने हैं 814 है, और पी 1 लड़की, तो 814 में 1500 बटे में लिख देंगे, कट जाएगा तो 407/785 आ जाएगा। इसी तरह से जो है परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की ना हो वो कितने हैं 211 है, तो 211/1500 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। यानी कि देखिए 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया है तो परिणाम देखिए, यानी कि 3 चित्र जो है कितने 23 बार आ रहे हैं, और 2 चित्र 72 बार आ रहे हैं, और 1 चित्र जो है 77 बार आ रहा है, और 0 चित्र जो है कितने 28 बार, यानी कि 28 बार कोई भी चित्र नहीं आ रहा है। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्र के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 चित्र का पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिक्कों की कुल उछाल लिख लेंगे, कितनी है 200 है, और कुल 2 चित्र आने की संख्या कितनी है 72 है। इसलिए P 2 चित्र बराबर 72/200, ये कट जाएंगे तो 9/25 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि क्या है देखिए, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पसंद करते हैं कितने हैं 135 विद्यार्थी, पसंद नहीं करते हो कितने 65 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, किस तरह से करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135 है। तो इस तरह से जो है P यानी कि विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है तो कुल संख्या, सांख्यिकी पसंद करने वालों की संख्या 135 बटे में कुल संख्या, तो ये कट जाएगा तो 27/40 इसका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे कैसे कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65, तो 65/200 कट जाएगा तो 13/40 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्न लिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित आता है 455 बार और पट आता है 545 बार। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। प्रत्येक घटना की मतलब चित की भी और पट की भी। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, क्योंकि सिक्के को 1000 बार उछाला गया है इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है। मान लीजिए हम एक चित आने की घटना को ई से और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं, तब ई के घटने की संख्या अर्थात चित के आने की संख्या 455 है। तो ई की प्रायिकता क्या होगी, चितों के आने की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पी ऑफ ई बराबर 455/1000 भाग दे देंगे तो 0.455 इसका आंसर आएगा। सेम इसी तरह से देखिए इसी प्रकार एक पट के आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी, पटों के आने की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पी ऑफ एफ बराबर 545/1000, तो 0.545 इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें ये प्राप्त होता है। 2 चित्र आ रहे हैं 105 बार, एक चित्र आ रहा है 275 बार, और कोई भी चित्र नहीं आता है 120 बार। तो सिंपल है, इसको भी हम ऐसे कर दें, इस तरह से कर लेंगे, ये हमारे इसके आंसर आ जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखिए अब इस पार्ट को लेकर अब यहाँ पर देखिए पूरी मैथ्स की जो बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बड़े वाले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हमने पूरी किताब के यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने जो सॉल्यूशन करवाए हैं, और इसके अलावा देखिए जो एमसीक्यू हैं और स्मॉल आंसर वाले क्वेश्चन हैं उनका भी हम अलग से आपका वीडियो करवा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।